व्यवस्था है वो कैसी है, मिश्रित है, कैसा देश है भारतीय, विकासशील देश है। ठीक है, ये हो गया था सभी का। किन का मिश्रण है भारतीय अर्थव्यवस्था? किन का मिश्रण है? पूंजीवाद और समाजवाद का। भी किन का मिश्रण है? पूंजीवाद और समाजवाद का। पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था है वो किस देश की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था है वो किस देश की अर्थव्यवस्था है? वे यूएसए की है। वे और किसकी है? वे यूके है। और किसकी है? वे जर्मनी। और किसकी है? वे जापान की है। समाजवाद किसकी है? वे समाजवाद जो अर्थव्यवस्था है वो किस देश की अर्थव्यवस्था है? यूएसएसआर की है। रूस उसमें सबसे है। भी मैंने बताया भी 1991 में उनका टुकड़े हो गए थे, जो 15 देश उनसे अलग हो गए थे। तो इतना हो गया था। अब हमारा है भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। कितने सेक्टर है भी भारतीय अर्थव्यवस्था के? कितने सेक्टर है भी? प्राथमिक क्षेत्र है 3 है। कितने सेक्टर है भी? 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? प्राइमरी सेक्टर। और कौन सा है? सेकेंडरी सेक्टर। कौन सा भी है? टेरिटरी सेक्टर, जिनको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था भी, एक दिन जब हमने डेमो क्लास हुई तो उसमें बताया था भी प्राइमरी जो सेक्टर है वो कृषि से रिलेटिव है। जो सेकेंडरी क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र है वो उद्योगों से है। और तृतीय जो क्षेत्र है वो किससे है भी? सेवा क्षेत्र है भी। जैसे भी प्राथमिक जो प्राइमरी क्षेत्र है इसमें मैंने बताया किन किन से है? कृषि, मुर्गी पालन, पशुपालन और खनन, उत्खनन में। और क्या है? उत्खनन में। ये बता जो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि, मुर्गी पालन, पशुपालन, खनन और उत्खनन में ये आता है। कितने परसेंट हिस्सा है हमारी राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का? कितने परसेंट? अभी कितने परसेंट है? समथिंग मैंने बताया था 17.5 बताया था। समथिंग ये 18 तक भी हो सकता है। मैंने ये कहा था अभी ये 17.5 से 18 तक हो सकता है। इसमें ये न हो भी डाटा मैंने 17.5 दे दिया और एग्जाम में आज भी प्राथमिक क्षेत्र 17.5 वहां ना दिया हो तो इसके पास से या तो 17 दे सकता है या 18 दे सकता है। ठीक है, आधा उसका कोई फर्क नहीं होता भी, क्योंकि एज इट इज कोई चीज नहीं पूछी जाती भी। और हमारे HSC का तो रिकॉर्ड है भी, वो उल्टा ही पूछता है, क्योंकि डाटा इसके बीच ही है भी। अगर वो 17 पूछ ले या 18 आ जाए या 17.5 आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये प्राथमिक क्षेत्र का हमारी जीडीपी में हिस्सा है भी। किसमें? जीडीपी में। इसमें जो रोजगार ये है कितनों को देता है? रोजगार में कितनी परसेंट जनता लगी है अभी? 53%। कितनी जनता लगी है? 53। आगे मैंने ये बताया भी कृषि का तुम्हें समझ में आता है, सारे जानते हैं भी कृषि क्या है। मुर्गी पालन जानते हैं, पशुपालन है क्या जानते हैं। खनन और उत्खनन उस दिन मेरे से मिस्टेक हुई थी भी, मैं सॉरी मांगती हूँ पहले तो आपसे, क्योंकि मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया था भी। जो खनन है ये खुदाई करके ऊपरी सतह पे पाया जाता है। खनन जो है ये जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, मान लो हल्की खुदाई करने के बाद या कुछ ऊपरी परत पे ही मिल जाता है। उत्खनन है ये खोद के धरती के अंदर से निकाला जाता है, वो क्या है? उत्खनन है भी। ठीक है, एक बच्चे ने बोला भी था पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, बोला भी था ये मैं मानती हूँ,
पर यह है भी प्राथमिक क्षेत्र किनका है भी, कृषि पालन, कृषि, मुर्गी पालन, पशुपालन और खनन और उत्खनन, इनका हिस्सा है। हमारी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र है वो कितना योगदान देता है भी, 17.5 से 18% के बीच में योगदान देता है। जीडीपी में सबसे कम योगदान देने वाला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है, जो 53% लोगों को रोजगार देता है भी, उनका आजीविका का साधन है भी। पर जो अलग बात है भी, क्योंकि कृषि में एक छिपी हुई बेरोजगारी बहुत मिलती है भी, वो आगे हम बेरोजगारी पढ़ेंगे तब उसका जिक्र करेंगे। आगे अभी नेक्स्ट सेकेंडरी क्षेत्र, इसमें आता है क्या आता है अभी, उद्योग। क्या आता है, उद्योग आता है। जो द्वितीय क्षेत्र है, इसको जो कच्चा माल उपलब्ध कराता है वो कौन सा क्षेत्र करवाता है, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चे माल को उपलब्ध कराता है भी। इसमें कितना, ये जीडीपी में कितना योगदान देता है, 29.5, ये 30 तक भी, 29 भी हो सकता है 30 तक, इतने % ये हमारी जीडीपी में योगदान देता है भी। और इसमें पब्लिक इसके अकॉर्डिंग है भी इतनी होती है, 27% के करीब ही होती है। इसमें जो पब्लिक है, लोग जो काम करते हैं, ये तो अपने इक्वली देता है भी, जितना जीडीपी में योगदान दे रहा है उतना ही इसमें रोजगार भी मिलता है। जो सेकेंडरी क्षेत्र है, यहाँ कच्चा माल कौन सा क्षेत्र उपलब्ध कराता है भी, प्राथमिक क्षेत्र करवाता है। कितने % जीडीपी में योगदान देता है भी, ये 29 और 30 के बीच में ही देता है भी। और कितने जो इस पे रोजगार कितने लगे हुए हैं, 27% के लगभग लगे हुए हैं। अगर रोजगार आ जाए भी 27, 26, 28 हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसपास के 1% से ये 27 ही देता है प्रॉपर। पर इसमें पॉइंटों में इतना कुछ नहीं होता, पर ये नहीं अभी 25 दे दे, 25 नहीं होगा, ठीक है। 26 या 28 हो सकता है पर 25 नहीं होगा, ठीक है, 20 पे नहीं जाएगा। ये रोजगार देता है भी लोगों को। दोनों क्लियर भाई, प्राथमिक और सेकेंडरी क्षेत्र समझ में आया भी। आगे भी टेरिटरी क्षेत्र भी, जो तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, थर्ड भी क्षेत्र बोल देते हैं। ये होता है भाई, इसमें क्या आती है, सेवाएं में। क्या आती है, सेवाएं में। सेवाओं में क्या क्या आता है, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य नहीं, चिकित्सा लिखो, चिकित्सा, संचार, बीमा, बैंकिंग इत्यादि सेवाएं इसमें शामिल होती है भी। सेवा में क्या क्या शामिल होता है भी, शिक्षा, परिवहन, चिकित्सा, संचार, बीमा, बैंकिंग। परिवहन में सारे आ जाते हैं भी, जल वाले हैं, वायु वाले हैं, सड़क वाले हैं, सारे परिवहन आ जाते हैं, ठीक है, ये आते भी। जो जीडीपी में है सेवा क्षेत्र, जो तृतीय क्षेत्र है, उसका सबसे ज्यादा योगदान देने वाला कौन सा क्षेत्र है भी, तृतीय क्षेत्र, जो कितने % देता है भी योगदान, 53%। अब इसमें रोजगार कितने लोगों को देता है, ये भी जैसे कितने लोगों को रोजगार देता है भी, सबसे कम रोजगार देने वाला सेवा क्षेत्र है भी। बातें हो रही है लड़कों की तरफ से, बातें नहीं हुई, ये तो ऑनलाइन है, अगर ऑफलाइन होता ना फिर तुम देखते, बातें नहीं हुई। मेरे को बस बोल दो, मेरे से कोई डाउट है ना बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बातें नहीं। हाँ, आगे पीछे मत देखो, मैं सभी को जानती हूँ। जीडीपी में योगदान कितना देता है, 53% देता है। रोजगार कितना देता है, कितना देता है रोजगार, बहुत कम, कितने % हो गया, 53% प्राथमिक क्षेत्र में दे रहा है, 27% सेकेंडरी में दे रहा है, कितना बच गया,
अरे काउंट ही नहीं कर पाए। 20% लगभग कितना देता है अभी? 20% के रोजगार देता है भाई लोगों को। आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा रोजगार यहीं से आएगा भाई। जीडीपी जब चैप्टर आएगा ना तब बताऊं। अब उसका फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। मैंने क्या बोला? अच्छा सॉरी भाई। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी सकल राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद भी, जीएनपी होता है भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जब चैप्टर करेंगे ना तब करेंगे, ठीक है। इतना तुम इतना ही समझो। जीडीपी ये नहीं है भी मैं बताने को तो बता देती, पर जितना चल रहा है ना कंटिन्यू चलिए, ठीक है। चलिए आगे क्लियर हो गया भाई? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक सभी को क्लियर? ठीक है। आगे है भी इकोनॉमिक ग्रोथ। उस दिन भी जिक्र किया। ग्रोथ क्या होती है भाई आपकी लैंग्वेज में? ग्रोथ क्या है? वृद्धि, बढ़ना, सवृद्धि मेरी तरफ से। विकास, विकास तो डेवलपमेंट होगी। और हाँ, ग्रोथ वो होती है मात्रात्मक होती है भी, जिसको हम माप सकते हैं। ग्रोथ क्या है भी? आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि जिनका हिंदी में कन्वर्ट है, ये होता है क्या होता है? ये मात्रात्मक होता है। क्या होता है? मात्रात्मक होता है। जिनका मैंने कल आपको एक दिन पहले ली थी तब बताया था भी, जैसे भी मान लो हमारा शरीर को लेते हैं भी, बढ़ता है, वजन कम ज्यादा होता है, हाइट बढ़ती है, ये सब हो रहा है, ये हम नाप के देख सकते हैं। ये मात्रात्मक है ग्रोथ। और जब इकोनॉमिक्स की बात आती है, जैसे भी मान लो जीडीपी में योगदान बढ़ रहा है, जो हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय कम हो रही है, हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, सड़कों की लंबाई बढ़ रही है, जिनको हम माप तोल सकते हैं, वो किस में आता है? किस में आता है? आर्थिक समृद्धि में, ग्रोथ में शामिल होता है, जिनको हम माप सकते हैं, मात्रात्मक। इसमें क्या क्या शामिल होता है? जीडीपी, जीएनपी, पीआई, इसमें आता है उत्पाद, और क्या आता है? सड़क। इन चीजों को हम नाप सकते हैं। ये बढ़ रही है भी, हमारी भी बढ़ रही है, जिनको हम नाप सकते हैं वो क्या होती है? ग्रोथ में, समृद्धि में होता है। तुम्हें समझना है भी, जो ग्रोथ होती है वो मात्रात्मक होती है, जिनको हम नाप तोल सके भी, जिनको हम नाप तोल सके। जैसे जीडीपी है, जीएनपी है, प्रति व्यक्ति आय है, उत्पाद है, सड़क है, इनको हम नाप सकते हैं भी, ठीक है। क्लियर हो गया? ग्रोथ सभी को क्लियर है? आपको डाउट है? क्लियर है सभी का? इधर लड़कों में आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्या है भाई? आर्थिक विकास भी। क्या है? आर्थिक विकास भी। तुम्हें शॉर्ट से शॉर्ट चीजें लेके चलनी है। शॉर्ट से शॉर्ट मीनिंग एक ही होता है। यानी लिखने को उसमें मैं 10 लाइनें लिखा सकती थी, पर 10 लाइनों का मतलब नहीं है, तुम्हें उसका अर्थ ही समझ में आना चाहिए। ग्रोथ जब आए तो तुम्हें ध्यान में होना चाहिए भी मात्रात्मक है। जब विकास आए भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, आर्थिक विकास, इसमें दोनों गुण शामिल होते हैं। कौन कौन से? मात्रात्मक और गुणात्मक भी। मात्रात्मक और गुणात्मक भी। एज ए ह्यूमन बीइंग अगर कहा जाए मात्रात्मक, ये तो हो रहा है भी, हमारी ग्रोथ तो हो रही है, उसके साथ साथ जैसे हमारी एज बढ़ रही है भी, हमें एजुकेशन मिल रही है, माहौल मिल रहा है, हम भी सामूहिक, जब हम बाहर भी एक घर के अंदर रहते हैं, घर बाहर निकलते हैं, शहर में आते हैं, तो हमें अलग अलग अनुभव होता है, हमारे में गुणात्मक चेंज होते हैं, हमारी थिंकिंग बढ़ जाती है।
वो अलग बात है, थिंकिंग हमारी किस रवैये में बढ़ रही है, नेगेटिव पॉजिटिव वो आपके हाथ में होती है भी। मैं तो हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव सोच के चलने में, पर नजरिया अपने अपना होता भी, हम किसी का बदल नहीं सकते। पर हमेशा एज ए ह्यूमन टीचर के तौर पे मैं आपसे कहती हूँ भी हमेशा पॉजिटिव रखें। आप चाहे कुछ भी हो, आपके घर में कितनी भी दयनीय स्थिति हो, आपकी कंडीशन कैसे भी हो, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव का एक शरीर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है जो हमें बताया नहीं जाता। जैसे मान लो घर में हमारा जिस माहौल में हम रहते हैं, आप जैसे माहौल में मैं रहती हूँ, ये थोड़ी अभी मैं कोई अलग से रहती हूँ, आप जैसे मैं, ये भी पता है घर में कंडीशन क्या होती है मेरे को सब पता है, जैसे माहौल में मैं उठी हूँ। तो एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमें भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये ना हो भी आज तो मेरी मैं कहीं गई थी जी, आज हमारे घर में कोई डेथ हो गई थी जी, आज पड़ोस में हो गई थी, उससे आपका पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कंटिन्यू करें, कोई बात नहीं, उस दिन घंटे कम पढ़ाई हो जाएगी, 2 घंटे कम हो जाएगी, वो कोई बहाना नहीं होता। और जब हो जाती है ना भाई, एक बार तो लगता ही है भी कोई निजी डेथ हो जाती है तो मान लो दिक्कत तो होती है भी, सभी को होती है। पर भाई देखो, जीवन है, आना जाना चक्कर है सृष्टि का, आया है वो जाएगा। तो पॉजिटिव ले, हर चीज को पॉजिटिव ही लेके चलना है, तब आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे भी। अगर नेगेटिव लेके बैठ जाते हैं, मान लो जैसे आपने कोई टेस्ट दिया, अभी फर्स्ट टेस्ट में नंबर नहीं आए, कम आए, नहीं क्लियर कर पाए, तो आप उनको देखें भी जो बहुत टाइम से लगे हैं, बहुत टाइम देके, लक अलग फैक्टर होता है भी, जो काम कर जाए तो एक बार में ही कर जाए, ना करे तो भाई 10 बार में भी नहीं करता। तो मेहनत अपनी हमेशा पॉजिटिव ही लेके करें, ठीक है। क्या है भी आर्थिक विकास, क्या है जिसमें मात्रात्मक आर्थिक समृद्धि के साथ गुणात्मक परिवर्तन हो। इसमें क्या आएगा भाई, शिक्षा है, क्या आएगा, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये चीजें, और क्या आएगा, परिवहन है, और क्या आएगा, बैंकिंग है। इसमें कितना हमारा इम्प्रोल हो रहा है, इम्प्रोल हो रहा है। जैसे परिवहन अभी साधन बढ़ रहे हैं, कितना हो रहा है उसमें, सड़कों की लंबाई चौड़ाई, उसमें हम काउंट कर सकते हैं। पर जैसे शिक्षा है भी, ऐसे बता सकते हैं इतने % साक्षरता बढ़ गई। ये चीज जो गुणात्मक होते हैं भी, हमारा भी हम कोशिश करें भी अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो क्या करेंगे भी, अधिक से अधिक काम करेंगे। हमेशा कहा है भी सबसे पहले अपने शरीर की तरफ देखो भी, आप नियमित रूप से व्यायाम करें, व्यायाम तो कोई करता ही नहीं है जी। भोजन टाइम पे ले, लड़कियों में बहुत कमी है अभी, भोजन ना तो लेके आते हैं लड़के, तो फिर भी बाहर इधर भूखे नहीं रह सकते लड़के, इतना मेरे को उम्मीद है वो कैसे एडजस्ट करें, वो कर लेते हैं। हमारी तरह वो काया नहीं रोजते, वो अपना एडजस्ट करें, चाहे कुछ भी करें, चना वगैरह ला के खा लेते हैं। हम क्या करते हैं, ना पैसे खर्च करते हैं ना खाना खाते हैं भी, अपना क्या हो गया, हाँ लड़के नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया कि कुछ एक मान लो चीजें होती है वो लड़कों में अलग होती है, लड़कियों में, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। तो मैं ये कहती हूँ भी, एक तो खाना नहीं लेके आते, बहुत बड़ी गलती होती है। बहुत कम चांस होते हैं भी लड़कियां भोजन लेके आए जाके कर लेंगे, एक फिगर का बहुत ध्यान रखती है, लड़के नहीं रखते। इसमें खाने से कुछ नहीं होता भाई, वो जिनका होना है ना उसको तो कह रहे, हमारे जो भाषा में कहा जाता है गांव में भी, लगने वाले को तो पानी लग जाता है, निस तो बिदाम भी नहीं खाने से होता मोटा, लगने वाले को तो पानी ही लग जाता है, नहीं तो बिदाम खा लो तो भी मोटा नहीं होता, ठीक है। आया समझ में भी, ग्रोथ और विकास में आपको समझ में आया भी। ग्रोथ क्या है, मात्रात्मक है, जिनको हम माप तोल सकते हैं, और विकास क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही हैं, ठीक है। आपको अपने शरीर को ध्यान रख के भी, मात्रात्मक है, ना तोल रहे हैं, ग्रोथ है, और इसके अलावा अलग जो चेंज हो रहा है वो क्या है, विकास है भी। मात्रात्मक को साथ रखना है भी, विकास क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों जो परिवर्तन होता है वो विकास में होता है भी। और ओनली मात्रात्मक का जिक्र किया जाए तो किसमें होता है भी, ग्रोथ में होता है भी। आगे है मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट में इसमें जो
अर्थव्यवस्था है भी, इनके अलग अलग मेजरमेंट दिए हैं। ये होता है भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको अलग अलग भागों में बांटा है भी, जैसे HDI है, GHI है, DI है या MHI है, इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है ना। तो जैसे फर्स्ट भाग को लेते हैं, बाद में आएंगे इस पे, सारे भाग इसके हैं, पहले इससे शुरू करते हैं। ये है भी फिजिकल क्वालिटी ऑफ, फिजिकल क्वालिटी लाइफ, नहीं गलत है, ये आएगा फिजिकल क्वालिटी लाइफ ऑफ इंडेक्स, इसकी फुल फॉर्म में भी लाइफ था ना जी, हाँ जी लाइफ था। ये है मेजरमेंट, ये हमारे जीवन स्तर को, हमारे शिक्षा स्तर को, हमारे आय स्तर को, इनको अलग अलग तरीके से हम अलग अलग का जिक्र करेंगे, इनको अलग अलग भागों में नापा जाता है। तो ये है, इसको बोलते हैं शारीरिक जीवन, शारीरिक जीवन की गुणवत्ता का सूचकांक है ये, शारीरिक जीवन की गुणवत्ता का सूचकांक है, ये हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। इसमें हम 3 घटकों को लेते हैं। इसमें पहले तो ये आया था भाई 1970 में आया है, लेके आने वाला कौन था भाई? मॉरिस डेविड मॉरिस भी, मॉरिस डेविड मॉरिस भी लेके आने वाला, इसको ये था, ये अमेरिका का, USA का इकोनॉमिक्स था भी, जो इसको लेके आने वाला था 1970 में आया। ये एक मेजरमेंट है, माप करने वाला है। सर्च मत करें, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करके आई हूँ सर्च। इसको लेके आने वाला, क्योंकि फोन बाद में कर लेना, कोई गलती हो तो मैं आप सॉरी भी मांग दूंगी। मैंने कह दिया था भी खनन उत्खनन क्यों, ये मैंने आज बोला आती, फिर कॉल उठानी भी नहीं चाहिए, देखनी भी नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बिजनेस का काम करते हो तो भाई। क्या है फिजिकल क्वालिटी लाइफ ऑफ इंडेक्स, ये कब आया अभी? 1970 में है। लेके आने वाला कौन था? मॉरिस डेविड मॉरिस थे, जो किसके थे भी? USA के हैं। कल मैंने पूछा था, इधर क्या बात होगी भी, USA की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC है भी। क्या है? वॉशिंगटन DC है भी। इसमें 3 घटक होते हैं भी, 3 घटक होते हैं। कौन कौन से भी लिख लो। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा का मतलब समझते हो? शिशु मृत्यु दर, बातें नहीं भी, बातें कहते ना, क्लास में बैठे हो तो पता ही नहीं चलना चाहिए टीचर को भी, पीछे कोई इशारों में कोई अगर है बात, अगर स्पष्ट है तो बोल दो भी मैडम एक बार रुको, कोई बात है। शिशु मृत्यु दर में, शिशु मृत्यु। थर्ड है भी शिक्षा सुधार में, शिक्षा। ये 3 घटक है भी, इनके आधार पर रैंक दी जाती है भी, इनके आधार पर रैंक दी जाती है। हो गया? हमारी जो वर्तमान में रैंक है वो 117वीं रैंक है भी। भारत की वर्तमान में जो रैंक है वो भारत की रैंक में वो 117वीं है भी। 189 देशों में से है भी।
देशों में से, इतना लिखो, फिर कुछ और बताना इसके बाद क्या है भी। जो फिजिकल क्वालिटी लाइफ ऑफ इंडेक्स है ये 1970 में है। अभी लेके आने वाला कौन था? मॉरिस डेविड मॉरिस था, जो यूएसए का था अभी। और इसके 3 घटक के आधार पर हम इनकी रैंक निकालते हैं भी। किसकी? जीवन प्रत्याशा होती है भी, मैक्सिमम कितना जीवन भी कितने साल जीते हैं। और जो शिशु मृत्यु दर को लिया जाता है, शिक्षा को लिया जाता है, इनके आधार पर जज किया जाता था देशों को। उसमें कितने हैं भी? 100 कितने देश अभी? कितने देश हैं? 189। क्या दिक्कत है? बोलने में दिक्कत है? जोर से बोलो। अरे मेरे को ना पूछ लो, अगर खिड़की होती तो बाहर पता चल जाता, मार्केट में भी कोई पढ़ा रहा है, पता भी है। ये तो मैंने थोड़ा कंट्रोल कर रखा है मेरे हिसाब से तो। हाँ, भारत की कौन सी रैंक अभी? 170वीं। कितने देशों में से? 79 देशों में से। और कब आया भी ये? 1970 में। लेके आने वाला कौन अभी? मॉरिस डेविड मॉरिस भी, जो कहां का अभी? यूएसए क्या है? यूएसए की राजधानी भी वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय भी? IMF और वर्ल्ड बैंक का भी। ठीक है, ये इसके बारे में आगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी, मानव विकास सूचकांक भी। क्या है? मानव विकास सूचकांक भी। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो पूरा नाम तो लिख ही लिया होगा। मानव विकास सूचकांक, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पीछे वाला भी था, उसका ना कई बार मिलान आ जाते हैं, भी मिलान दिया हो भी करेक्ट, इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, करेक्ट कौन सा है, ये आ जाता है। ठीक है, तो इनका आपको सन देने वाला कौन है, इसका ये पूछा जाता है, इसका सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसमें घटक कौन कौन से, ये सबसे ज्यादा पूछने वाला यही है एग्जाम में। है तो सारे ठीक, मिलान में आ जाएंगे, पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। ये 1990 में आया था। पहले तो एक थोड़ा सा इसके बारे में पीछे चलो थोड़ा सा। इसको जो जारी करने वाली संस्था है वो यूएनडीपी है। क्या है? इसको जो संस्था जारी करती है वो क्या है? यूएनडीपी है। फुल फॉर्म लिखे भी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी, ये जो संस्था है ये यूएसए की संस्था है भी। ये जो संस्था है कहां की है भी? यूएसए की है भी। और इनको जो इस संस्था को, इसके वर्तमान में अध्यक्ष और लिख लो, यूएनडीपी के वर्तमान में अध्यक्ष अचिट स्टेनर भाई। अचिट स्टेनर कौन है? अचिट स्टेनर। इसको, इसका जो अध्यक्ष है उसको कौन, इसके अध्यक्ष इसको कौन नियुक्त करता है? यूएनओ करता है। कौन करता है? यूएनओ। जो यूएनओ है, पहले एक बार उसका ही ले, पहले तो इसको एक बार 90 वाला बाद में बताऊंगी, इसका जिक्र बाद में होगा, पहले इससे पहले इसको जारी करने वाला वो थोड़ा देख लें। ठीक है,
यूएनओ है, फुल फॉर्म तो बताइए पहले इसकी, सुन रखा होगा यूएनओ, यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जब कब हुई भी इसकी स्थापना, हाँ फिर ऐसे बोलना, गलत नहीं बोले भाई। यूएनओ की स्थापना कब हुई? रॉन्ग, लिखे भी 24 अक्टूबर 1945। कब हुई अभी? 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय भी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नहीं, न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है, यूएसए में पड़ता है, न्यूयॉर्क यूएसए में पड़ता है भी। वर्तमान में यूएनओ का अध्यक्ष भी, लिखे भी, एंटोनियो गुटेरेस भी, एंटोनियो गुटेरेस। कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरेस यूएनओ का अध्यक्ष है। क्या भारत है यूएनओ का कोई सदस्य? भारत यूएनओ का सदस्य है, मेंबर है। कितनी बार मेंबरशिप की है भारत ने यूएनओ की? यूएनओ में होते हैं भी 15 मेन सदस्य होते हैं, जिनमें 5 होते हैं भी स्थायी होते हैं। एक मिनट रुक, 5 में स्थायी, 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी होते हैं भी, 10 अस्थायी होते हैं, जो वीटो पावर होती है। जो 5 स्थायी देश हैं उनके पास वीटो पावर होती है। वीटो देश सुने होंगे आपने, बताएं भी वीटो देश। हाँ जी, हाँ जी, भारत नहीं है, रॉन्ग वे। हाँ जी, इंग्लैंड, यूके, रूस, चीन, नहीं भी, नहीं भी। क्या लिखे भी 5? आपने बताया यूएसए, चीन, रूस, हाँ जी, फ्रांस और यूके भी, ब्रिटेन। ठीक है, ये 5 देश है भी, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। या तो उनकी पूरी सीरियल दी होती है, इनमें से बताएं यूएनओ के जो स्थायी मेंबर हैं वो 4 सेम दे देंगे, कोई एक अलग दे देगा, एक में 5 सही मिलेंगे। ठीक है, अस्थायी में हमारा स्थान है अभी, और हमने यूएनओ की जो अध्यक्षता की है, मान लो एज ए मेंबर के रूप में भी हमारा मेंबर, तो हमने 8 बार किए अभी। कितनी बार? 8 बार किए अभी। भारत ने 8 बार इसमें सदस्यता की है भी, हमने 8 बार, भारत ने 8 बार की है। क्लियर हो गया भी? अब सभी को पता चल गया। यूएनओ का जो अध्यक्ष है वो चुनता है, यूएनडीपी का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति करता है। ये संस्था यूएसए की है, ये जारी करती है किसकी रिपोर्ट? एचडीआई की भी। किसकी रिपोर्ट जारी करती है? एचडीआई की। क्लियर है? क्या नहीं, एज इट इज प्रधानमंत्री भी ले सकता है, अपना अलग मेंबर भी जाता है भी। जैसे कई बार भी विदेश में जो जिनको जितना होता है भी, एज ए नॉलेज, एज ए टाइम की बात होती है, अलग मेंबर। प्रधानमंत्री कोई जरूरी नहीं होता, प्रधानमंत्री जाता है वो अपने जगह भेज भी सकता है कुछ। ठीक है, आगे भी। अब इसका एसडीआई पे आ जाओ। एसडीआई की जो रिपोर्ट कौन जारी करता है भी? यूएनडीपी। क्या है फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पे। एसडीआई की पहली जो रिपोर्ट आई थी
वो 1990 में आई थी भी। किसकी रिपोर्ट भी? एसडीआई की पहली रिपोर्ट कब आई है? 1990 में। किसने दी थी भी? महबूब उल हक और अमृत्य सेन, इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की थी। जो महबूब उल हक है ना, ये पाक के हैं भी। किसके हैं? पाक के। और अमृत्य सेन है ना, ये भी भारत के हैं। किसके हैं? भारत के। भारत के हैं, जिन्होंने दोनों ने मिलकर 1990 में पहली रिपोर्ट दी थी। पहली रिपोर्ट दी थी। एसडीआई की फुल फॉर्म सभी को आगे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी कौन करता है? यूएनडीपी जारी करता है। पहली रिपोर्ट दी थी 1990 में, जो किन दो अर्थशास्त्रियों ने मिलकर दी थी? महबूब उल हक और अमृत्य सेन ने दी थी भी। अमृत्य सेन जो भारतीय है इकोनॉमिक्स, इसको नोबेल पुरस्कार मिला था भी। वो कब मिला था? जो भारतीय इकोनॉमिक्स है, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो एसडीआई की रिपोर्ट जारी करने वाला, उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था भी। किसी को पता हो नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1958 में। इसके पीछे लिख लो 1998 में दिया, 58 में नहीं, 98। 1998 में मिला था भी। क्या मिला था भी? नोबेल पुरस्कार। एक 1998 में एक घटना और घटी थी भी। केसीसी आया था भी। 1998 में क्या बनी थी? केसीसी बनी थी। इस तरीके से तुम याद कर लिया करो। तारीख आई है ना, सन आया कोई, तो उस सन में क्या हुआ, आपके दिमाग में ये बातें चलनी चाहिए। 98 में क्या क्या घटना हुई है मोटा मोटी। ऐसे तो बहुत सारी हो सकती है, किसी का बर्थडे तो हम याद रख लेते हैं, पर ऐसी बातें नहीं रख सकते। तो तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए, केसीसी है किसान क्रेडिट कार्ड भी। क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड भी। और क्या है? नोबेल मिला है किसको? अमृत्य सेन को भी। वर्तमान में चलो आगे। अब इसके आगे आगे और बताना जी, पेज ऐड करूं फिर उसमें? हाँ जी। वर्तमान में एसडीआई में भारत की रैंक है भी 134वीं भी। कौन सी है? 134वीं। यह है 195 देशों से। ये है अब वर्तमान की रैंक। अभी ये 2022 से लेके कंटिन्यू अभी यही चल रही है। 2022 से लेके अब कंटिन्यू यही चल रही है। भारत की रैंक क्या है? 134वीं। कितने देशों से भी? 195 देशों से भी। और 20 की पूछे आगे, 20-21 की पूछे तो 135वीं थी, 193 देशों में से। पर वो करंट की पूछता है भी, तो हमारी रैंक है 134वीं रैंक है भी। ठीक है। इसमें 3 घटक शामिल किए जाते हैं। कितने घटक शामिल किए जाते हैं? 3 घटक। किसमें शामिल किए जाते हैं 3 घटक? एसडीआई में। किसमें? एसडीआई में 3 घटक शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से भी? फर्स्ट है जीवन प्रत्याशा, दो पे है साक्षरता, 3 पे है राष्ट्रीय आय,
आय, कई बार प्रति व्यक्ति आय भी दिया होता है, प्रति व्यक्ति आय, ये 3 घटक होते हैं। हो गया, इनके आधार पर रैंक दी जाती है हमें। जो रैंक का आंकड़ा होता है अभी वो रेंज होती है 0 से 1 के बीच होता है अभी। जैसे हमारी जो भारत की जो स्थिति है एसडीआई में वो मध्य स्थिति है। कौन सी स्थिति है? मध्यम स्थिति है। भारत की एसडीआई में मध्यम श्रेणी में आता है भी। किस श्रेणी में आता है? मध्यम श्रेणी में आता है भी। इसके होते हुए जैसे आपको बता दूं भी, जैसे निम्न वाला उच्च श्रेणी, निम्न श्रेणी में आता है भी 0.00 से लेके 49, फिर आता है भी यहां से लेंगे ये पूरा 1 हो जाता है अभी 0, इस श्रेणी में आता है। ठीक है, ये होती है निम्न श्रेणी भी। इनका इनके नंबर लिख के उनको 3 से भाग दिया जाता है। 2 श्रेणी आती है, पॉइंटों में आता है। इनके बीच आती है, ये होती है निम्न, ये होती है निम्न, ये होती है मध्य, ये होती है उच्च भी, ये होती है उच्च भी। इसमें आता है यूएसए है, नॉर्वे सबसे ज्यादा रहता है एसडीआई में, नॉर्वे सबसे टॉप पे रहता है। नॉर्वे है, डेनमार्क है, ये सबसे टॉप पे रहते हैं। निम्न श्रेणी में है जिम्बाब्वे है, कांगो है और नाइजीरिया है, ये सबसे निम्न श्रेणी में रहते हैं। भारत है, चीन है, ये मध्यम श्रेणी में आते हैं। भारत कौन सी श्रेणी में आता है? मध्यम श्रेणी में आता है, हमें ध्यान रखना है। और जितनी भी मैं अब आगे और भी है 2-3 वो और करवाऊंगी, तो हमेशा टॉप में डेनमार्क और नॉर्वे रहता है। हमेशा डेनमार्क और नॉर्वे हमेशा टॉप स्थिति में रहते हैं। भी उनकी जो है वहाँ जीवन स्तर भी अच्छा है, उनकी जीवन प्रत्याशा भी अच्छी है, उनकी साक्षरता भी अच्छी है और उनकी इनकम भी अच्छी है। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया? भारत की स्थिति किसमें है? मध्यम श्रेणी की है। कौन सी रैंक होगी, कितने कितने, इसके कौन कौन से घटक होंगे? घटक बहुत बार पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे है बहुयामी निर्धनता सूचकांक में। क्या है? बहुयामी निर्धनता सूचकांक में। इसका आपको इतना ही ध्यान रखना है, 2010 में आया ये। कब आया ये? 2010 में है। जारी इनको यूएनडीपी करता है, जारी इसको कौन करता है? यूएनडीपी करता है। 2010 में आया है। ये निर्धनता वाला आंकड़ा उठाता है, हमारी निर्धनता मापी जाती है। भारत की निर्धनता कितनी है अभी? ये जो काउंट होता है ये 0 से 100 के बीच में होते हैं। इनकी रैंक दी जाती है भी कितनी निर्धनता पाई जाती है, इसके देश के हिसाब से इनको काउंट किया जाता है। भारत की जो निर्धनता है, फुल फॉर्म ध्यान रखना, फुल फॉर्म पूछा जाता है। कब आया इसकी शुरुआत? कौन जारी करता है? और इनकी जो रैंक होती है वो 0 से 100 के बीच होती है। भारत की निर्धनता कितनी है? 29.8 है, 29.8% है भारत की जनता निर्धन है। भारत की कितनी जनता है? ये किसकी रिपोर्ट के आधार पे है? रंग राजन की रिपोर्ट के आधार पर है, जो गरीबी को मापता है। हम भारत की जो निर्धनता है वो आगे हम जब करेंगे ना उसका जिक्र, तब उसका पूरा डीप पढ़ेंगे। अब ये जिक्र आया तो अभी भारत की निर्धनता कितनी है? 29.8% है भाई। ठीक है, क्लियर भाई? अगला भाई, इसकी रैंक है भाई, इसकी रैंक है
इसकी नहीं है भी, इसकी रैंक नहीं बताई गई, आगे बताऊंगी, मेरे को अब ध्यान नहीं है इसका प्रॉपर, इसका मैं नहीं बता पाई। आगे देखें भी, ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है ये 2006 में आया भी। कब आया? 2006 में शुरू हुआ है। ये भूखमरी की देखता है भी, इसकी है, ये भी 100 में 0 और 100 में से इनकी स्थान लिया जाता है भी। भारत का 111वां स्थान है भी। भारत की रैंक क्या है? 111वीं है भी 125 देशों में से। कितने देशों में से? 125 देशों में से भारत का कौन सा स्थान है? 111वां है। टाइम हो गया भी, आगे देखें। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स भी ये 2013 में आया है, शुरुआत इसकी 2013 में हुई है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई है। ये प्रोग्रेस देखता है भी हमारा विकास कितना हुआ है, कितनी प्रगति हुई है भी, हम एजुकेशन में हैं, हेल्थ में हैं, कितने आगे हमने कितनी टेक्निक खोज की है उसकी देखता है। और इसमें हमारी 110वीं रैंक है भी, 110वीं रैंक है 169 देशों में से, 169 देशों में से 110वीं रैंक है भी। 169 देशों में से हमारी 110वीं रैंक है भी भारत की। बस तुम्हें एज इट इज एक HDI, एक PQLI, एक MPI, ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, इन्हीं का पूछा जाता है। इनका हो सकता है एज इट इज भी कई बार सन पूछ ले, रैंक पूछ ले, पर इतना नहीं होता। मेजरमेंट थे तब मैंने सोचा भी सारे करवाने बहुत जरूरी होते। कई बार हम देखते हैं भी क्लासों में HDI 2-3 एक करवाते हैं, पर ये 5 इनके मेजरमेंट थे। कितने हैं भी? 5 इनके किसके मेजरमेंट अभी? किसके मेजरमेंट थे भी? मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट में कौन कौन से हम भी बोले? QLI, HDI, और क्या है? MPI, और क्या है? GHI, और क्या है? SPI। ये मेजरमेंट है जो हमारी विकास को मापने वाले हैं। इनमें घटक अलग अलग है, जैसे जीवन प्रत्याशा है, कितने लंबे टाइम तक हम जी रहे हैं, हमारी साक्षरता क्या है, और हमारी राष्ट्रीय आय क्या है, कितना है। HDI के तुम्हें तीनों घटक ध्यान में रखने भी बहुत बार उसके पूछे जाते हैं, और मैंने उस पर स्पेशल डिनोट किया था। अभी जो नॉर्मल एग्जाम है कंपटीशन के, उसमें HDI बहुत बार पूछा जाता है, उसकी रैंक पूछी जाती है, बाकी कितनी नहीं पूछी जाती। पर मैंने चलो एक बार लिखाई देते हैं भी HDI क्या उनकी रैंक पूछता है। पर एक जो था PQLI, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, और इसका ये पूछ लिया जाता है भी ये देने वाला कौन था, इसको किसने दिया? HDI को किसने दिया था भाई? किसने दिया था? किसने दिया था भाई HDI को? UNDP तो रिपोर्ट जारी करता है, देने वाला पहली रिपोर्ट HDI की तैयार की थी, पहली रिपोर्ट एक महबूब उल हक थे और एक अमर्त्य सेन थे। महबूब जो उल हक थे वो पाक के थे, पाकिस्तान के थे, और जो अमर्त्य सेन थे वो हमारे भारतीय थे, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1998 में मिला था। ठीक है, ठीक है।